हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में अधिकार के अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले हमने ऐतिहासिक पढ़ा, वैधानिक पढ़ा, उसके अलावा जो अधिकार समाज कल्याण और व्यक्तिवाद है, वो समाज के कल्याण के लिए जो अधिकार लोगों को दिए जाते हैं वो अधिकार कहलाते हैं समाज कल्याण या व्यक्ति का महत्व देते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का पहले विकास फिर समाज का विकास, तो वो व्यक्ति को विकास, व्यक्तिवादी है वो विकास पहले व्यक्ति का चाहता है और समाजवाद पहले समाज का विकास चाहता है। तो ये तो सब हमने पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे जो बचे हुए कितने अधिकार है जो अन्य सिद्धांत में आता है। तो अधिकार के सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादित किया गया है। इसमें प्रमुख है अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। पहला है अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। और दूसरा दो भागों में बांटे गए हैं, फिर बाद में अलग अलग बात आप हम करेंगे वो इसके सिद्धांत। दूसरा है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस तरीके से अधिकारों के प्रसंग में लास्की का सिद्धांत कहे गए कि अधिकारों का उदारवादी। तो पहले हम देखेंगे अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत अधिकारों के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन और लंबे समय तक मान्य सिद्धांत है। यानी सबसे पुराना कहा जाए वो है उदारवादी सिद्धांत। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत सबसे पुराना है। अधिकारों की प्राकृतिक इसमें धारणा में विश्वास करता है, यानी प्रकृति ने जो अधिकार दिए आपको प्राकृतिक, वो अधिकार में विश्वास करते हैं उदारवादी। लेकिन उदारवादी से जुड़े हुए कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, जैसे कि ग्रीन, हॉबहाउस, बेंथम, मैकाइवर, कोई आदि विचार की मान्यता के अधिकारों के विषय में उदारवाद के उल्लेख में दो रूपों में बताए गए हैं। यानी पूरी तरीके से उदारवाद में दो रूप बताए हैं। एक तो है परंपरागत उदारवाद, और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। कहने का मतलब कि दोनों विचारकों ने जो उदारवाद अधिकारों का उदारवाद है उनके दो भागों में बांटा है, परंपरागत और आधुनिक। तो पहले हम परंपरागत उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत में पहला पॉइंट है परंपरागत, ध्यान रखना है परंपरागत। पहला पॉइंट है यानी कि जो परंपरावादी उदारवाद है वो किसमें विश्वास करते हैं? प्राकृतिक अधिकार पर विश्वास करते हैं। ये परंपरावाद के भाग दो है, ध्यान रखना, अधिकारों के उदारवाद और अधिकारों का मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं अधिकारों का उदारवाद। तो उदारवाद में दो भागों में बांटा गया, पहला है परंपरागत उदारवाद और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। तो पहले हम परंपरागत उदारवाद के पढ़ेंगे। पहला है परंपरागत उदारवाद, क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करते हैं। जैसे कि
परंपरागत उदारवाद की अधिकार विषयक धारणा का सबसे प्रमुख प्रवक्ता जॉन लॉक है। कौन है प्रवक्ता? जॉन लॉक। प्रवक्ता जॉन लॉक उदारवाद का। ध्यान रखना है, छोटा सवाल भी आ सकता है कि आज जो भी परंपरागत है उनके प्रवक्ता यानी जो ज़्यादा उनके बारे में कहने वाला वो है जॉन लॉक, जिसका नाम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। लॉक और अन्य परंपरावादी उदारवाद नागरिकों के 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है कि ये प्राकृतिक अधिकार उन्होंने 3 परंपरागत उदारवाद ने 3 प्रकार के अधिकार बताए जो प्राकृतिक। हाँ, एक तो है जीवन जीने का अधिकार, एक तो है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। ये प्राकृतिक है, ध्यान रखना, ये मानवीय नहीं है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा बचा है ये जॉन लॉक और परंपरावादी उदार ये कह रहे, ध्यान रखना। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यानी जॉन लॉक कह रहा है परंपरागत अधिकार में कह रहे कि व्यक्ति को एक तो जीवन जीने का अधिकार, जो जीवन जी रहा है वो भगवान की देन है, वो प्रकृति ने दी है, तो उनको वो अधिकार प्राकृतिक में ले लिया। वो मानव द्वारा ये नहीं कह रहे कि मानव ने जीवन जीना सिखाया, नहीं, ये प्रकृति कह रहे कि प्रकृति ने ऑटोमेटिक जीवन जीना सिखाया है। दूसरा बताया स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, तो वो स्वतंत्र है, अपने विकास के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सब उनके प्रकृति ने अधिकार दिया। वो कहीं भी जंगलों में रह सकता है, घर बना कर रह सकता है, उनकी खुद की स्वतंत्रता है। वो कोई भी कहीं भी रह सकता है, कहीं जा सकता है, अपने व्यापार के लिए कोई भी कर सकता है। और तीसरा प्राकृतिक अधिकार बताया कि संपत्ति का अधिकार, यानी व्यक्ति जितना चाहे उतना संपत्ति कमा सकता है। ये प्राकृतिक है, क्योंकि वो आया है, प्रकृति ने उन्हें भेजा है व्यक्ति को, इसलिए संपत्ति वो कितनी भी अर्जित कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार में ये 3 अधिकार हमें जो वर्तमान में आधुनिक में कहे तो मौलिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया वैसे भी, वो अब कानूनी अधिकार रह गया आधुनिक में। लेकिन हम परंपरावाद में कह रहे हैं, तो इसलिए आधुनिक क्या आएगा तब बात करेंगे उसकी। लेकिन परंपरावाद में प्राकृतिक अधिकार में विश्वास करते हैं, यानी प्राकृतिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तीनों अधिकार लोगों की क्या है, अपने खुद के, वो स्वतंत्र होकर जीवन जी सकता है और संपत्ति अर्जित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें अधिकार असीम है। परंपरावादी कह रहे हैं कि अधिकार असीम है, असीम है। ये दूसरा उनका पॉइंट है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत यानी परंपरावाद और उदारवादी के कारण या उनके विचारों के कारण उन्होंने दूसरा कहा है, एक तो प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करना, और दूसरी बात कही है अधिकारों का या अधिकार असीम। असीम यानी कि कोई भी राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकती है जो व्यक्ति को प्राकृतिक नहीं, उनको कोई रोकने का अधिकार नहीं है, उसको कहते हैं असीम। यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम ये है कि अधिकार असीम है और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यानी जो अधिकार ये दिए गए असीम या प्राकृतिक अधिकार में विश्वास करना, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन जीने का अधिकार, इसमें राज्य कोई भी कानून नहीं बनेगा। उनको ये जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार प्रकृति ने दिया, अपने हिसाब से उनको जीने दी। इसको सीमित करने, स्वतंत्रता सीमित करने के या जीवन में जीने के अधिकार को
सीमित करने या संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की बात कही तो फिर बाद में ये अधिकार नहीं माने जाएंगे और राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। ये कह रहे हैं परंपरागत उदारवाद। उसका विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो ये विचारक कोई भी प्रतिबंध स्वीकार कर ही नहीं सकते। राज्य और समाज के बहुसंख्यक वर्ग दोनों के ही हस्तक्षेप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ये विचारक पूर्णतः तत्पर है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि यदि राज्य हस्तक्षेप न करे तो समस्त आर्थिक कार्य व्यवहार ठीक ठाक चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अधिकार जो तीनों अधिकार दिए हैं असीम है। ये अधिकार जीवन जीने का स्वतंत्र और समृद्धि का अधिकार, इनको कोई राज्य कानून नहीं बनाएगा, अपने हिसाब से लोग जीते रहेंगे और स्वतंत्रता वगैरह किसी में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ तक भी लोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि संपत्ति का अधिकार उस पर भी हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। वो उनके संपत्ति जितनी वो मेहनत द्वारा अर्जित करता है वो करने दीजिए। वो क्या सोचता है? परंपरावादी उदारवाद। तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट है अधिकार राज्य के अधिकार राज्य के उदय से पूर्व वे विद्यमान थे। विद्यमान थे यानी थे। तो तीसरा रूप इन्होंने परंपरागत उदारवाद में तीसरा अधिकार बताया है कि अधिकार राज्य के उदय से पहले ही विद्यमान थे। यानी राज्य जब तक उदय राज्य का नहीं हुआ था उससे पहले उनका अधिकार, उनके पास ये प्राकृतिक अधिकार थे कि वो जीवन जी सकता है, स्वतंत्र अपने कहीं भी वो रह सकता है और संपत्ति अर्जित कर सकता है। तो इसमें ये उदारवादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि मानव जाति की प्रारंभिक अवस्था में राज्य का अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन व्यक्तियों को उस समय भी अधिकार प्राप्त थे। लॉक के विचार में यह कहा गया कि राज्य का निर्माण समझौते के आधार पर और एक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु किया गया था। यानी लॉक ने यह कहा है कि जो आपको दिए गए, आपको अधिकार दिए गए, वो समझौते के हिसाब से लोगों ने समझौता किया, तब जाके उन पर हस्तक्षेप हुए, राज्य का उदय हुआ समझौता द्वारा। जैसे कि वो शक्तिशाली था तो किसी से वस्तु छीनने की कोशिश कर रहा था और वहाँ राज्य नहीं था, और धीरे धीरे किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने उनकी रक्षा करना स्टार्ट हुआ, मतलब रक्षा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ शक्तिशाली के सब लोग उनको राजा बनाने लगे। वो कह रहे कि हमारे खाने पीने की जो जीवन जी रहे हम संपत्ति उनकी आप रक्षा कीजिए, उसके बदले में हम खाना, आपके जो व्यवस्था है दैनिक जीवन की वो सारे हम आपको दे देंगे, आपको सिर्फ हमारे जीवन की स्वतंत्रता की और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। ये सब करने के बाद राज्य का उदय हुआ है। लॉक कह रहे पहले अधिकार राज्य के उदय से पहले ही विद्यमान थे, यानी प्राकृतिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का। आदि मानव वो ऐसे ही रहते थे, सारे अधिकार थे, लेकिन वो समझौते की वजह से फिर बाद में उन्होंने अधिकार, उनका अधिकारों पर हस्तक्षेप या उस पर रोक लगा दी गई। चौथा पॉइंट है राज्य के कार्य क्षेत्र में सीमित रखने की आवश्यकता। यानी प्राकृतिक या परंपरागत उदारवादी कह रहे हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की आवश्यकता है। यानी परंपरागत उदारवादी के अनुसार मानव अधिकार तथा राज्य की शक्तियां परस्पर विरोधी स्थिति में, अतः राज्य के कार्य क्षेत्र तथा उसकी शक्तियों को सीमित रखने की आवश्यकता है। राज्य कितने अधिक कार्य करेगा और जितने अधिक कानून बनाएगा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसके अधिकार उतने ही अधिक सीमित हो सकते हैं। यानी राज्य कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की आवश्यकता है। यानी परंपरावादी एक और भी समझते हैं, ये भी मानते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की आवश्यकता है।
यानी राज्य व्यक्ति के इतना इनके ऊपर हावी नहीं हो या इतना दबाव न डाले कि उनके अधिकार छीन लिए जाए। तो राज्य को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में, न कि लोगों के अधिकार में इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट, राज्य के कार्य क्षेत्र में परंपरागत उदारवादी। चौथा पॉइंट ये कह रहे हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की आवश्यकता है, यानी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से वो स्वतंत्र है, प्रकृति ने उनके सारे अधिकार दिए, इसलिए राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखना, यानी राज्य अपने खुद के अंडर में रहकर अपना कार्य करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता या उनके जीवन जीने में या संपत्ति के अधिकार में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मानना है किसका? परंपरागत विचार का। अब है आधुनिक, वर्तमान आधुनिक विचार। जैसे आधुनिक उदारवाद क्या सोचते हैं? अब प्राकृतिक ने तो ये सारे कह दिया कि सब प्रकृति ने दिए, परंपरागत में उदारवादी ने कह दिया कि सारे अधिकार आपको ये दिए प्रकृति ने, मानव ने कुछ नहीं दिया, और राज्य भी बाद में बना, पहले अधिकार आए। ये सब परंपरागत उदारवाद ने कहा। लेकिन आधुनिक के विचार क्या है वो हम अब पढ़ेंगे। यानी ये परंपरावादी तो इन्होंने कहा कि प्रकृति ने दे दिया सारे अधिकार और राज्य सीमित रूप से कार्य करे। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद। अब आधुनिक उदारवाद क्या सोचते हैं? इसमें पहला पॉइंट है उनका कि आधुनिक उदारवाद में, पहले थोड़ा सा आधुनिक उदारवादी क्या सोचते हैं उनके बारे में पढ़ लें। परंपरागत उदारवाद एक लंबे समय तक प्रचलित रहा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद पनपा और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सत्ता गिने चुने धनिक वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ उदारवादी विचारकों ने परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, जैसे बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हॉबाउस, लास्की और मैक्स लर्नर ने आधुनिक उदारवादियों के अधिकारों की निम्न बातें कही कि परंपरावाद के खिलाफ कुछ बातें कि कुछ सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने सुधार ये किया कि पहला कहा है उन्होंने कि नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए। जैसे कि जहां तक नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का संबंध है, आधुनिक उदारवाद परंपरावाद उदारवाद की इस बात को स्वीकार करता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त होने चाहिए। आधुनिक उदारवादियों के ग्रंथों में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का विस्तृत विवेचन मिलता है। राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने इन अधिकारों को विशेष बल दिया। कह रहे कि जीवन की सुरक्षा, मनमाने ढंग से बंदी न बनाए जाने का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ समुदाय में निर्माण करने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने विशेषतः इन अधिकारों को माना है कि वही वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक नियुक्ति का अधिकार। तो ये जो परंपरावादी ने ये बात कही कि नहीं सब प्राकृतिक अधिकार, लेकिन आधुनिक कह रहे हैं कि नागरिक को स्वतंत्रता तो देनी चाहिए सारी जो दी है, लेकिन नागरिक और राजनीतिक अधिकार जरूर देना चाहिए राज्य को। आधुनिक में क्यों? क्योंकि नागरिकता जिस चीज का वो नागरिक होगा, फिर वो सारे अधिकार राजनीतिक जो वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार और वोटों में खड़े होने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, और क्या कहते हैं गोष्ठियाँ बनाने का अधिकार, ये सारे आ जाएंगे। तो आधुनिक कह रहे हैं ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ये मानवीय अधिकार है और उनको स्वतंत्रता तो देनी चाहिए राजनीतिक और नागरिकता, लेकिन उनको सीमित मात्रा में थोड़ा सा राज्य का हस्तक्षेप भी होना चाहिए और कानून बनाना चाहिए, तभी वो कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये कहा गया है कि आधुनिक ने कहा है कि ये सारी स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए राजनीति वगैरह में, लेकिन कुछ सीमा तक राज्य कुछ सीमा रखेंगे तभी लोग कहना मानेंगे और कानून बनाना पड़ेगा तभी, नहीं तो परंपरावादी कह रहे हैं कि मन चाहे वो कर सकते, स्वतंत्रता लेनी चाहिए, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो फिर बाद में वो संघर्ष हो जाएगा, अमीर और गरीब में संघर्ष हो जाएगा, शक्ति के बल पर दूसरे का अधिकार वो छीन लेंगे। इसलिए राज्य का होना जरूरी है और ये अधिकार होने चाहिए। दूसरा है संपत्ति के अधिकार पर सीमा है, यानी संपत्ति के अधिकार ऐसा नहीं कि प्राकृतिक अधिकार नहीं, जैसे परंपरावादी ने कहा कि
संपत्ति जितनी चाहे वो प्रकृति के आप जितनी चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन आधुनिक उदारवादी कह रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार में सीमा होनी चाहिए। ऐसी सीमा जैसे कि कानून दृष्टि से, जैसे गैर कानून तरीके से संपत्ति नहीं कमाओगे, कानूनी दृष्टि से संपत्ति कमाओगे। तभी तो मौलिक अधिकार में क्या किया हमने, मौलिक अधिकार में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार हटा दिया, क्योंकि गैर कानून तरीके से वो काला धन इकट्ठा नहीं करे। इसलिए परंपरावादी उदारवाद की ये थोड़ी सी कमी दूर करके आधुनिक उदारवाद ने कहा है कि संपत्ति के अधिकार पर सीमा होनी चाहिए। वो गैर कानून तरीके से संपत्ति नहीं इकट्ठी करे, वो ओवर टाइम करके वाइट मनी ऐसे ओवर टाइम करके टैक्स भर के वो संपत्ति इकट्ठी कर सकता है और राज्य को टैक्स देगा। उसके लिए राज्य क्या करेगा, उनको सुविधा उपलब्ध करवाएगा। लास्ट आधुनिक उदारवाद का है व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या, यानी राज्य का ये फर्ज है कि व्यक्तिगत हर व्यक्ति की सुरक्षा किसका अधिकार है, राज्य का, कि व्यक्ति की हर व्यक्ति जो जिस राज्य में रहता है हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मेवारी राज्य को। ये आधुनिक कह रहे उदारवाद। लेकिन परंपरागत तो उदारवाद कह रहे कि राज्य तो है ही नहीं, राज्य तो बाद में आया, पहले व्यक्ति था और व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जिएगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आधुनिक ने इनकी बातों को कह रहे कि इनको कमियां सुधारनी चाहिए। ऐसे रखा तो लोग मन चाहे सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो राज्य के खिलाफ हो जाएंगे और आंदोलन, और वहाँ पे आंदोलन हो जाएंगे, संकट हो जाएगा और वो राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा, दूसरा देश भी आक्रमण कर लेगा। इसलिए व्यक्तिगत राज्य का फर्ज है कि व्यक्ति की सुरक्षा करे और सारे अधिकार जो व्यक्ति के विकास में बाधा आ रही है वो बाधा दूर करे और किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का लेने की कोशिश नहीं करे या हनन करने की कोशिश नहीं करे। अगर हनन करने की कोशिश की तो कानून उनको सजा देगा। तो आधुनिक अभी मान ले तो आधुनिक हिसाब से आप तीनों पॉइंट देखें तो परंपरा आपके अनुसार परंपरावादी उदारवाद ने कुछ ऐसी बातें कही जो राज्य भी नहीं बनेगा और लोग भी संतुष्ट नहीं रहेंगे और वहाँ पे या तो पूंजीवाद और पैसे वाले के धनिक लोग यहाँ पे और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गरीब अमीर स्त्री पुरुष कोई भी है, कोई भेदभाव नहीं होगा और सारे अधिकार उनके सुरक्षित होंगे। तो ये हुए बच्चों के अधिकारों के अन्य सिद्धांत। कल हम पढ़ेंगे अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, बाय।